नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स के होंगे। ठीक है, तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपने प्रश्नों से। तो प्रश्न है हमारा कि भारत में परिसीमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि परिसीमन पर यह आधारित क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो परिसीमन का संबंध लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण है, या फिर अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा से संबंधित पुनर्समायोजन का प्रावधान करता है। तीसरा कथन है कि अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभाओं की सीटों एवं निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन से संबंधित है। तो कौन सा विकल्प सही है, ये हमें चुनना है इसमें से। तो यहाँ से सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तीनों कथन सही है, क्योंकि परिसीमन का मतलब चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को तय करना या दोबारा निर्धारित करना है। इसका उद्देश्य होता है कि बदलती जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व को संतुलित करना। और अनुच्छेद 82 की बात करें तो ये लोकसभा के प्रत्येक जनगणना के बाद, ठीक है, सीटों और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन से संबंधित है। और वहीं अनुच्छेद 170 जो था, इसमें है कि राज्य विधानसभाओं में इसी प्रकार के पुनर्समायोजन से संबंधित है। ठीक है, और इसका मूल उद्देश्य होता है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को प्रभावी बनाना। ठीक है, आते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है कि नव्या के संबंध में, ये नव्या कार्यक्रम है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसका उद्देश्य आकांक्षी जिलों की 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को रोजगार परक कौशल प्रदान करना है। दूसरा कथन कहता है हमारा कि यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और महिला एवं जो कि बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। तीसरा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत लागू किया जा रहा है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, हमें बताना है। हमें यहाँ से सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि नव्या की बात करें तो नव्या का तो पूरा नाम पहले होता है नर्चरिंग एस्पिरेंस, क्योंकि यहाँ से नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स, जिसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 2025 में की गई थी। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आकांक्षी जिलों की 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को रोजगार से जुड़े कौशल सिखाना है, ताकि वे आगे चलकर आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। यह दो मंत्रालयों की संयुक्त पहल थी, जिसमें कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जो कि और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत लागू किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। और जिसमें प्रशिक्षण में केवल तकनीकी कौशल ही नहीं बल्कि डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, करियर की तैयारी और उद्यमिता पर भी ध्यान दिया जाता है इसमें। साथ ही यह वन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब ओजीटी शॉर्ट में बोलते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग को ओजीटी के माध्यम से व्यवहारिक अनुभव भी दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि पीएम केयर्स फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भी हाल ही की बात है, पीएम केयर्स फंड के संबंध में काफी चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें है पहला कथन कि इसकी स्थापना मार्च 2020 में एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास के रूप में की गई थी, या फिर प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष तथा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके पदेन न्यायसी होते हैं। तीसरा कथन है कि इसका लेखा परीक्षण भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है, ये बताना है। यहाँ से सही विकल्प होगा पहला और दूसरा, क्योंकि पीएम केयर्स फंड की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ये इसका फुल नेम है, ध्यान रखेंगे। जिसकी स्थापना 2020 में कोविड-19 जैसी आपात स्थितियों, प्राकृतिक मानव जनित आपदाओं तथा अन्य संकटों में सहायता के लिए की गई थी। महत्वपूर्ण बिंदु इसके कुछ हैं, जैसे प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके पदेन न्यायसी होते हैं, और इसमें मुख्य रूप से व्यक्तियों और संगठनों से स्वैच्छिक अंशदान प्राप्त होता है।
इसे कोई प्रत्यक्ष बजटीय सहायता नहीं मिलती। इसका ऑडिट सीएजी द्वारा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंट द्वारा किया जाता है, इसलिए कथन जो चौथा वाला था ये गलत है। और कंपनियों द्वारा इसमें दिया गया पात्र योगदान सीएसआर व्यय के रूप में माना जा सकता है। ठीक है। और विदेशी अंशदान प्राप्त करने के संबंध में इसे एफसीआरए के तहत विशेष व्यवस्था छूट प्राप्त है। ध्यान रखेंगे। ये कुछ पॉइंट थे उससे संबंधित। अगला प्रश्न है कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना, ये अभी काफी चर्चा में चल रहा है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। इस योजना के लिए 5 वर्षों में 10,000 करोड़ की वित्तीय प्रावधान का प्रस्ताव है। दूसरा कथन है कि इसके तहत भारत की वार्षिक कंटेनर उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर लगभग 7.5 लाख टीयू करने का लक्ष्य है। तीसरा कथन है यह योजना केवल नई ग्रीनफील्ड इकाइयों को सहायता देती है, मौजूदा ब्राउनफील्ड इकाइयों को नहीं। उपयुक्त में से कौन सा सही है ये बताना है। 4 विकल्प है, सही विकल्पों का पहला और दूसरा। केंद्र सरकार ने देश में शिपिंग कंटेनरों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना प्रस्तावित की थी। इसमें योजना के लिए 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का वित्तीय प्रावधान प्रस्तावित है और भारत की वार्षिक कंटेनर उत्पादन क्षमता को लगभग 10 गुना बढ़ाकर 7.5 टीयू तक पहुंचाने का लक्ष्य भी है। और इस योजना में केवल नई ग्रीनफील्ड यूनिट्स ही नहीं बल्कि मौजूदा ब्राउनफील्ड यूनिट्स के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए भी सहायता का प्रावधान है, इसलिए तीसरा वाला कथन यहाँ से गलत है। इसके तहत परीक्षण सुविधाओं, कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर भी काफी जोर दिया जाएगा। यह पहल अगर देखा जाए तो मेक इन इंडिया, मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047, पीएम गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और सागरमाला प्रोग्राम जैसी पहलों से भी जुड़ी हुई है। आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर अगले। हर घर तिरंगा अभियान 2026 के अंतर्गत आयोजित तिरंगा रैली के संबंध में निम्नलिखित कथन है। पहला है कि इस रैली का आयोजन नागर विमानन मंत्रालय द्वारा किया गया, या फिर रैली को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने झंडी दिखाकर रवाना किया, या रैली उड़ान भवन से राजीव गांधी भवन स्थित एविएशन पार्क तक आयोजित की गई। सही विकल्प हो जाएगा इसमें से ऑप्शन डी। तीनों कथन सही, क्योंकि 13 अगस्त 2026 को नागर विमान मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ये हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत जो कि ये रैली आयोजित की थी। रैली को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने जारी की है, हरी झंडी दिखाई है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत अगर देखा जाए तो वंदे मातरम के गायन के साथ हुई और रैली का समापन एविएशन पार्क में राष्ट्रगान के साथ हुआ। अभियान का उद्देश्य था कि नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ने तथा राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को मजबूत करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है। उम्मीद है कि आज के सभी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कल फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।